हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना क्लासेज। आज मैं लेके आया हूँ आपको क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो आप हाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे आवेश क्या, तो वहाँ सिंपली बताया जाता था आवेश कि ऐसा गुण है जिसके कारण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ बताएंगे, हमको ये समझना है कि आवेश आया कहाँ से, आवेश की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी और कैसे, कब से पहले आया। तो वैद्युत है, वैद्युत अगर कहीं भी नाम वैद्युत का आता है तो उसका मतलब ही आवेश से होगा, बिना आवेश का वैद्युत नहीं होगा। ठीक है, जब तक अगर आवेश है तो आवेश का मतलब, या वैद्युत है तो वैद्युत का मतलब क्या हुआ, आवेश। इंग्लिश में इसको हम चार्ज कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले एक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने ये देखा कि अंबर नाम की पदार्थ को जब हम ऊन से रगड़ा जाता है, अंबर नाम के पदार्थ को जब ऊन से रगड़ देते हैं तो इस अंबर नामक पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं जैसे धूल के कण, घास या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इसमें आ जाती है। यानी छोटी छोटी चीजों को ये अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो लगभग 2000 वर्ष तक इसको महत्व नहीं दिया गया, इन्होंने जो बताया उसके 2000 वर्ष तक इसको महत्व नहीं दिया गया। तो उसके बाद लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने इसी अंबर जैसी और वस्तुओं की खोज की, जैसे कांच, आबनूस, गंधक आदि चीजें ऐसी थी। उन्होंने भी देखा इनमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अगर रगड़ दिया जाए तो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इसमें उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, उन्होंने देखा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो भी उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ जाता है। और आबनूस को या एमोनाइट इसको कहते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इनमें भी अपनी ओर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही व्यवहारिक रूप से अगर देखते हैं कि हम क्या करते हैं, पेन को अपने सर में ऐसे रगड़ के उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को सर में लेके जाते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस कलम में चिपक जाते हैं। इसका आप व्यवहारिक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ से और चीजों की उन्होंने खोज की, लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर हम इसी तरीके के कांच के दो छड़ लें, अगर इसी तरीके के हम कांच के दो छड़ लें, दोनों को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते, ये भी कांच का पहला छड़ हो गया, ये कांच का दूसरा छड़ हो गया। अगर हम दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और पास में लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, यानी ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रतिकर्षित, ऐसे दूर हटने यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही उन्होंने देखा कि अगर दोनों हम आबनूस की छड़ लेते हैं, ये भी आबनूस का और ये भी आबनूस का, ये भी इनको हम अगर करीब में लेके आते हैं तो भी एक दूसरे से हटने का प्रयास करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम एक कांच की छड़ को और एक आबनूस की छड़ को करीब लेके आते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ उन्होंने देखा कि दोनों छड़ हमारा सेम है, कांच, दोनों में एक जैसा आवेश, तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। यहाँ आबनूस, दोनों हमारा आबनूस कर रहे हैं, इसको भी पास लेके आते एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हमने एक कांच का और एक आबनूस का छड़, कांच को हम रेशम की खाल से रगड़े रहेंगे और आबनूस को बिल्ली की खाल से, तो जब रगड़ते हैं तो ये जैसे ही पास आते हैं तो इसे चिपक जाते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका मतलब कांच में जो आवेश है वो अलग तरीके का है और आबनूस में जो आवेश है वो अलग तरीके का है। रगड़ने से कांच में जो आवेश हुआ और रगड़ने से जो आबनूस
दोनों में आवेश उत्पन्न हुआ, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर वही सेम होता तो ये भी प्रतिकर्षित होने चाहिए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को आकर्षित करें, इसका मतलब ये दोनों आवेश अलग तरीके के हैं। तो वहां से कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब आवेश दो प्रकार का होता है। एक को उन्होंने नाम दे दिया धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। तो आवेश सिंपली दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब बात आती है कि आवेश उत्पन्न कैसे हुआ। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आवेश किससे उत्पन्न हुआ, रगड़ने से उत्पन्न हुआ। किससे, रगड़ने से आवेश उत्पन्न हुआ। वैसे आवेश उत्पन्न करने के और भी तरीके हैं। पहला तो ये रगड़ कर, आवेश उत्पन्न करने का तरीका पहला रगड़ कर, दूसरा है स्पर्श करके, और तीसरा है विद्युत प्रेरण के द्वारा। रगड़ने का मतलब एक दूसरे को रखकर हम क्या करते हैं, रगड़ देते हैं आपस में, तो एक दूसरे से बस वो आवेशित हो जाती है। दूसरा स्पर्श करके, स्पर्श करने का मतलब अगर जैसे हमारा एक वस्तु है जो आवेशित है, मान लीजिए धनावेशित है, इसको हम किसी दूसरे वस्तु से जो जिस पर कोई आवेश नहीं है, अगर इसको हम टच कराते हैं, स्पर्श कराएंगे, तो इसमें से आवेश इस पर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हम स्पर्श करके आवेश, यानी कि ये वाला गोला भी हमारा आवेशित हो जाएगा। तीसरा है विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण क्या, जैसे हम कोई प्लेट लेते हैं, विद्युत प्रेरण मान लें कि इस सिरे पर धनावेशित है, और एक दूसरा प्लेट लेते हैं जिसपे कोई आवेश नहीं है। इस धनावेशित प्लेट को जब हम इस अनावेशित या कहेंगे जिसपे कोई आवेश नहीं है उसके करीब लेके आते हैं, तो उसके नजदीक वाले सिरे पर ऑटोमेटिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऑटोमेटिक इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे सुनिए कि जब किसी आवेशित प्लेट को किसी अनावेशित प्लेट या जिसपे आवेश नहीं है उसके करीब लेके आते हैं, तो ठीक अनावेशित प्लेट पर ठीक उसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के घटना को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो इस तीन तरीके से आवेश उत्पन्न किया सकता है, रगड़कर, स्पर्श करके और विद्युत प्रेरण के द्वारा। अब बात करते हैं आवेश की इलेक्ट्रॉन संकल्पना, कि आवेश जो उत्पन्न होता है, ऐसा क्या होता है कि हम कांच को रेशम से रगड़ देते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्या चीज ऐसी होती है। तो जब हम कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, तो या तो कुछ कण कांच में से रेशम में चले जाते हैं, और या तो कुछ रेशम के कण कांच में चले जाते हैं, तभी हमारा आवेश उत्पन्न होता है। उन्हीं कण को हम आवेश वाहक कहते हैं। जो कण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं उन्हीं को हम आवेश वाहक कहते हैं, क्योंकि आवेश उन्हीं कणों पे होता है। जिन कणों पे आवेश होता है वही आवेश का कार्य करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं, उन्हीं को हम आवेश वाहक कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना की बात करें, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि परमाणु में तीन प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के बीचों बीच में एक दृढ़ भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, जो कि धनावेशित होता है। इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और उतना ही धनावेश प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, हम निकाल लें, तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक। पहले तो बराबर था, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, दोनों का आवेश बराबर, एक दूसरे के विपरीत है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। इसी कारण हमारा परमाणु क्या होता है, पूर्ण रूप से उदासीन रहता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस परमाणु में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है।
जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई, तो इसका आवेश भी यानी ऋण आवेश कम हो गया, धन आवेश ज्यादा हो गया, तब कहेंगे हमारा परमाणु धनावेशित हो गया। हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो कहेंगे हमारा परमाणु धनावेशित हो गया। इसी का रिवर्स जस्ट उल्टा, अगर हम परमाणु में किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें, या कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया, तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के अंदर ऋणावेश हमारा भी अधिक हो जाएगा, तब हमारा परमाणु कहेंगे ऋणावेशित हो गया, तब परमाणु हमारा ऋणावेशित हो गया। तो ये इसका मतलब हमारा जब हम रगड़ते हैं तो यही जो ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, आवेशित कण है, आवेश वाहक है। तो रगड़ते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से या एक परमाणु से दूसरे परमाणु में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं और आवेश उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से निकलते हैं यानी जिससे से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे धनावेश, क्योंकि निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, उस पे धनावेश हो जाएगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी और उस पर ऋणावेशित, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो सिंपली अगर कहें कि धनावेश कैसे हुआ, धनावेश अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हमारा उससे क्या होगा, धनावेश। या ऐसा कहें अगर इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु निकाल रहा है तो उस पर धनावेश होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ऐसा कहें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। एक चीज और, जैसा हमने बताया कि जब दो कांच के छड़ थे तो प्रतिकर्षित हो रहे थे, जब दो आबनूस के छड़ थे तो भी प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब एक कांच का छड़ और एक आबनूस का था तब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसका मतलब जब समान समान होगा यानी कि सजातीय आवेश, सजातीय यानी कि समान प्रकार के आवेश, यानी कि या तो दोनों हमारा प्लस हो या तो दोनों हमारा माइनस हो। अगर दो प्लस आवेश, एक आवेश, पहला आवेश भी प्लस है दूसरा आवेश भी प्लस है, उसको नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब हमारा एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होगा तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश यानी विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हो गया आवेश के बारे में। फिर से अगर देख ले, अभी तक हमने आवेश की परिभाषा नहीं बताई। आवेश सिंपली अगर कहें, आवेश की परिभाषा बात करें कि किसी आवेश किसी वस्तु या परमाणु का वह गुण है जिसके कारण वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यानी आवेश है, कोई आवेश परमाणु है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और अगर ये अगर गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। या दूसरी भाषा में कहें वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह पता चलता है कि, या कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धनावेशित होगा, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं वही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अब कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हमारा आवेश वाहक का कार्य नहीं करेगा। आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करते हैं। जनरली हम परमाणु से, क्योंकि ये बाहर होते हैं नाभिक के, नाभिक से प्रोटॉन निकालना कठिन होगा, बहुत बल की जरूरत होगी, नाभिकीय बल होता है इसमें, जबकि वैद्युत बल से बने इन इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं, इसलिए आवेश वाहक का ज्यादातर कार्य इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। तो फिर से इसको सुन लीजिए कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत किसी वस्तु का आवेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को प्रदर्शित करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश होता है। अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो उस पर धनावेश हो जाएगा, और अगर किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा दें तो उस पर
ऋण आवेश हो जाएगा। समान प्रकार के आवेशों में के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वो विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के गुण कौन कौन से जो मूल। सबसे पहला आवेश की योज्यता, या ऐसा कहते हैं आवेश का योग नियम। आवेश का योग नियम, जैसे अगर किसी परमाणु पर एक से अधिक आवेश हैं, किसी परमाणु पर एक से अधिक आवेश हैं, तो उनका कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश उनका जो होगा वो हम बीजगणितीय नियम से, इसे बीजगणितीय नियम से जोड़ लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक उस पर आपका 4 कूलाम का आवेश है, प्लस 4 कूलाम का आवेश है, और उस पर हम -2 कूलाम का आवेश और दे देते हैं, तो टोटल कितना होगा। बीजगणित के मतलब चिन्ह के हिसाब से हम जोड़ते जाते हैं। तो 4 ये +2 आवेश हो, ये -2 आवेश हो, तो कितना बचेगा +2 आवेश। तो इसे हम कहते हैं आवेश की योज्यता नियम, यानी कि जो भी आवेश हैं उनको हम उनके चिन्ह के अनुसार जोड़ लेंगे, जो आएगा वही इसका कुल आवेश होगा। ऐसा नहीं कि 4 कूलाम का धन आवेश और 2 कूलाम का ऋण आवेश 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 आवेश हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्लस आवेश 4 है और माइनस कितना है 2, तो बचेगा कितना +2। तो ये हो गया आवेश की योज्यता का नियम। नेक्स्ट है आपका आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण नियम। तो ये आप बहुत पढ़े होंगे, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम। कि ऊर्जा, जैसे ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। सेम ऐसे भी आवेश भी है, क्या आवेश भी ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति की किसी भी घटना में इस संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल कांच और रेशम का, कांच और रेशम का एग्जाम्पल बताया था। इसको रगड़ा था हमने, रगड़ने के बाद आवेश उत्पन्न हुआ था। तो सिंपल पहले बिना रगड़ने पर इस पे भी कोई आवेश नहीं था, इस पे भी कोई आवेश नहीं, ना ये आवेशित था ना ये आवेशित था। जब हमने रगड़ दिया तो मान लिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, इस रेशम में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कांच में चले गए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे माइनस आवेश हो गया एक, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आ गया, सॉरी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे आ गया +1 आवेश, और इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या हो गया -1 आवेश। तो लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे कुल आवेश कितना है, -1 और +1 बराबर 0। पहले भी क्या था 0 ही था, जब रगड़ा नहीं था तब भी कुल आवेश कितना 0, और रगड़ने के बाद भी टोटल आवेश अगर निकालना है तो कितना है 0, यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। ऐसे सिंपल अगर हम मान लें कि जैसे कोई परमाणु ले लें, एक अणु ले लिया हमने NaCl का, ये अणु है, इस पे इस समय कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसको जब आयन के रूप में तोड़ते हैं तो Na+ और Cl- ये दो रूप में टूटता है। Na+ पर एक आवेश, Cl- पर एक ऋण आवेश, फिर एक धन आवेश, इस पे एक ऋण आवेश, लेकिन टोटल जोड़ेंगे कितना 0। और पहले जब ये अणु था तब भी कितना था 0। तो यहाँ पर भी आवेश 0 है और तोड़ने के बाद भी कुल आवेश 0 है। तो इसका मतलब हमारा आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही खर्च हुआ। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही आवेश का वैद्युत संरक्षण नियम। तीसरा आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या, सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा मूल आवेश का। मूल आवेश क्या है, प्रकृति में जो सबसे छोटा आवेश पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो पाया जाने वाला आवेश है उसकी जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश प्रकृति में अभी तक ज्ञात नहीं है, ना ही संभव है, नहीं इससे कम का आवेश नहीं। तो इसको ये हम क्या कहते हैं, मूल आवेश, इसी को हम मूल आवेश कहते हैं। और इसे हम स्मॉल e से लिखते हैं। यहाँ e का मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं है, e का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से है और उसकी मात्रा से है, ना कि प्रकृति से है। अगर कहेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश तो E-, या ऐसा कहेंगे -E, प्रोटॉन का आवेश +E। तो यहाँ E इसके मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल e जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश।
अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखना है तो लिखेंगे हम -e, प्रोटॉन का आवेश +e, अल्फा कण का आवेश +2e, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ ई की जो वैल्यू होगी वो होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम आवेश का मात्रक है, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो मूल आवेश क्या हुआ? प्रकृति में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो सबसे छोटा होता है। उससे छोटा आवेश हमको ज्ञात नहीं है, तो उसी आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं, उसे हम ई से लिखते हैं। दूसरी चीज कि प्रकृति में जो भी आवेश हमको मिलते हैं वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में मिलते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब या तो हमको ई मिलेगा, या 2e मिलेगा, या 3e मिलेगा, या 10e मिलेगा, 50e मिलेगा। कभी भी हमको बटे या दशमलव के रूप में नहीं मिलेगा, यानी कि या 7/2e हो सकता है, न 0.5 हो सकता है, न 2.5 हो सकता है। इस रूप में हमको आवेश नहीं मिलता, हमेशा वो पूर्ण संख्या के रूप में ही मिलता है। 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये सब पूर्ण संख्या ही है। तो ई का जो वैल्यू होता है हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। इसका 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना ऐसे ही हमको मिलता है। यानी कि ई को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसका हम 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना कर सकते हैं, लेकिन उसको हम पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं कर सकते। इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, या आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कि आवेश को जो भी मूल आवेश है उसको हम निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि 1/2e तो 1/2 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवेश उत्पन्न कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन से। मान लीजिए परमाणु है, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, ई आवेश हो गया। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, ई आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2e आवेश। 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 आवेश। 4 इलेक्ट्रॉन निकाला, 4e आवेश। कभी भी हम आधा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, कभी भी हम आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ बटे में हो ही नहीं सकता। ये आधा इलेक्ट्रॉन निकालने और प्लस 1/2 हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो हम 1 निकालेंगे, या तो 2 निकालेंगे, या 4 निकालेंगे, या 10 निकालेंगे, तो उसी अनुपात में हमारा आवेश भी बढ़ता जाएगा, कभी भी बटे में नहीं हो सकता। तो ये रीजन है इसका कि आवेश हमारा विभाजित क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे वैसे वैसे हमारा उतना गुना बढ़ता जाएगा। तो इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते